हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन 03। इसके पहले 01, 02 अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या यहाँ मैं साइड में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में है। ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ स्मॉल जी। तो आज अपना पूरा डिस्कशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे होगा, ठीक है। जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ओके। स्मॉल जी तुम लोग ने देखा हुआ है, बहुत पहले से वैल्यू यूज़ करते आ रहे हो, 9.8, 10 ये सब यूज़ करते आ रहे हो ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो आज हमको जो पहला चीज़ पढ़ना है इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, इस रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। हमको स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन निकालना है। कैपिटल जी तुमको मालूम है, लास्ट लेक्चर में बताया है जो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। कैपिटल जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। चलो, ठंडी का मौसम चालू हो गया है, काफ़ी ठंडी पड़ रही है मुंबई में भी। इसमें रिलेशन निकालते हैं। देखो, हमको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके वेट के फॉर्म में दिखाई पड़ता है ना हमको, ये सुनो। जैसे मुझे पता करना है कि इस पेन पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो mg ही तो फोर्स होगा ना। सो वी कैन से फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, या हम लोग लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स वेट, है ना। सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, Gmm/r²। याद है, ये लास्ट लेक्चर में लिखाया है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो उस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ये इक्वल टू है mg के। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, m से m कट गया। कौन सा m से m? स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। हमको क्या मिलता है? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल Gm/r²। ये आ गया रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हो गया, इतना ही था। देखो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको, वो ये कि जो स्मॉल जी का वैल्यू है, जैसे इस पेन पे जो स्मॉल जी लग रहा है, वो इस पेन के मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ध्यान से देखो ना, स्मॉल जी इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी क्लियरली दिखाई पड़ रहा है दैट स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यानी स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी चाहे ये पेन हो, चाहे ये टेबल हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे ये पूरा घर हो, है ना, ये सब जब नीचे गिरेंगे अर्थ की तरफ तो सब पे एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, वो है स्मॉल जी का वैल्यू। ये वैल्यू चेंज नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब ये पेन पे जितना एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, उतना ही इस टेबल पे भी लगेगा, उतना ही इस पूरे बिल्डिंग पे भी लगेगा, सब पे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसीलिए देखो, कैनन बॉल और फेदर का एक्सपेरिमेंट इतना फेमस है। अगर वैक्यूम में कैनन बॉल और फेदर को गिराया जाए तो दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे गिरेंगे। मालूम है ये चीज़ गैलीलियो ने बताई थी, और बाद में एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज़ प्रूव हुआ है। देखो, फेदर जब हम लोग गिराते हैं, कोई पंख है, पंख को गिराओ तो, और पंख के साथ में तुम एक कैनन बॉल गिराओ, तो तुमको मालूम है रियल वर्ल्ड में कैनन बॉल पहले नीचे गिर जाएगा, फेदर उड़ता ही रह जाएगा। वो क्यों होता है मालूम है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हो, वैक्यूम, तो वहाँ पे तुम देखोगे कैनन बॉल और फेदर दोनों साथ में नीचे गिरते हैं, ठीक है। ये सर्च कर लेना, कैनन बॉल और फेदर वाला एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे, कोई ना कोई तुमको वीडियो मिलेगा जो वैक्यूम में परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट। तुम देखोगे तो तुमको समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, विच इज़ Gm/r²। यहाँ से कुछ फॉर्मूलेज बनेंगे जो तुमको याद रखने हैं।
जैसे यहाँ से कैपिटल GM ये हो जाएगा GR²। ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यूज़ करेंगे, कहीं कहीं इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। GM इज इक्वल्स टू GR², और ये तो याद रखना ही है तुमको, स्मॉल g का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग को देखना है इस लेक्चर में कि ये जो स्मॉल g का वैल्यू है या ये जो स्मॉल g है, ऑफ कोर्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द प्लैनेट या मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। तो अब अगर हम लोग ये जो वैल्यू आया है ना, ध्यान देना, ये जो वैल्यू, दिस इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है। अभी हमको देखना है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे हमेशा यही वैल्यू होता है या ये भी चेंज होता है, और सरफेस के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। मतलब इन शॉर्ट वी हैव टू टॉक अबाउट वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे आता है और ऐसा क्यों आता है, ये समझ में आ गया ना। रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G समझ में आ गया, सिंपल था, ठीक है, बढ़िया। चलो अब हम लोग वेरिएशन का बात करते हैं। हमको 3 वेरिएशंस पढ़ने होते हैं अपने सिलेबस में, HSC और CBSC के सिलेबस में। CBSC में 2 ही दिया होता है बुक में, बट सिलेबस में है तीनों, और HSC में बुक में तीनों दिया होता है। तो हम लोग तीनों पढ़ेंगे। देखो कैसे हम लोग तीनों वेरिएशन, हम लोग को देखना है कि 3 कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे स्मॉल g का वैल्यू डिपेंड करता है या स्मॉल g का वैल्यू चेंज होता है जिससे। चलो हो गया, ये लिख के पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं भी रुका हुआ हूँ, मुझे लगा क्लासरूम में हूँ मैं। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरिएशन इन स्मॉल g। देखो टॉपिक एकदम इजी है, बस यही है कि थोड़ा तुमको पेशेंस रखना होगा और लेक्चर को अच्छे से देखो, पूरा देखो, और नोट्स भी बनाओ साथ में तो अच्छा है, वरना मिस हो जाएगा बहुत कुछ। और इसका नोट्स भी मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही डाल दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन इन स्मॉल g, ठीक है। हम लोग स्मॉल g में वेरिएशन का बात करने जा रहे हैं। तुमको यूनिट पता है ना, एक्सेलरेशन है तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। फर्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज वेरिएशन ड्यू टू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है। हम लोग को अल्टीट्यूडनल वेरिएशन का बात करना है, मतलब अगर हाइट चेंज करें हम लोग सरफेस से हाइट बढ़ाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऊपर गए सरफेस से, जैसे सैटेलाइट्स पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, उसके और ऊपर गए या उसके और थोड़ा नीचे रहे, तो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। तो हमको देखना है कि अलग अलग हाइट पे क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। कंसिडर कर लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट अपना सरफेस पे था। देखो पहले इनिशियली अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सरफेस पे था, ये रहा सरफेस। तो सरफेस पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे होगा, सेंटर से r डिस्टेंस पे होगा। सपोज़ यहाँ अपना ऑब्जेक्ट है ये m ऑब्जेक्ट, तो ये सरफेस पे है। अब इसको कुछ h हाइट पे ले गए हम लोग, तो ये आई अपनी h हाइट, ठीक है, ये हो गई h हाइट। तो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस h, करेक्ट। और ये मास अब उठा के हम लोग यहाँ लेके आ गए हैं। ये सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, और ये हाइट h, ठीक है, हाइट h अबव सरफेस, ध्यान रखना। सरफेस क्यों ऐसा बना है, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है ना, सो फ्लैट अर्थ वगैरह पे परेशान हो तो वो मत सोचो, अर्थ फ्लैट नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। हमको मालूम है एट सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अभी हमने निकाला है वैल्यू, वो होता है gm/r², ठीक है। तो ये सरफेस का तो वैल्यू हमको पता ही है, ये इक्वेशन नंबर 1। एट हाइट h, देखो हाइट h पे जाके मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं हुआ है, मास ऑफ अर्थ m ही है अभी भी, बस ये है कि कितने डिस्टेंस पे हम लोग अर्थ से वो चेंज हो गया, वो r प्लस h हो गया है। तो gh विल बी इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। समझ में आई बात, बस इतना सा चेंजेस आया है। हमको इन दोनों में रिलेशन निकाल लेना, हमको देखना है कि ये जो gh है वो g का कितना टाइम से, g से ज़्यादा है या g से कम है।
रेशियो निकाल के पता चलेगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो हमको करना है 2 डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडिंग 2 बाई 1। चलो डिवाइड कर लेते हैं, देखो क्या मिलेगा हमको। मिलेगा GH अपॉन G इज इक्वल टू GM, सब्सटीट्यूशन करके कैंसिल करता हूँ मैं, GM अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM अपॉन R स्क्वायर। करेक्ट है। चलो GM से GM कैंसिल, ये R स्क्वायर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। सो फाइनली GH का एक्सप्रेशन देखो G के टर्म्स में क्या मिल रहा है, G के टर्म्स में मिल रहा है R स्क्वायर अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन जो हमको डिराइव करना था। इसके आगे भी थोड़ा करना है, बट ये आ गया एक्सप्रेशन जो हमको इम्पॉर्टेंट चाहिए था। देखो इस एक्सप्रेशन से कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। R प्लस H हमेशा R से बड़ा ही होगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो अगर R प्लस H हमेशा R से बड़ा है तो डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो नंबर 1 से छोटा आता है रेशो। तो अगर ये 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा नंबर G में मल्टीप्लाई करोगे तो GH का वैल्यू G से छोटा आएगा। सो तुम लोग क्लियरली लिख सकते हो, सिंस R प्लस H इज ग्रेटर देन R देयरफॉर GH इज लेस देन G। बोलने का मीनिंग क्या है, बोलने का मीनिंग ये है कि सरफेस से ऊपर गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम देखो कैसे होगा, स्क्वायर के हिसाब से कम होगा, इनवर्स स्क्वायर। जैसे जैसे h बढ़ता जाएगा R प्लस H स्क्वायर से कम होता जाएगा ना ये। तो ये बात ध्यान रखना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और एकदम एक सिंपल एक्सप्रेशन हमको चाहिए होता है जो हम लोग निकालेंगे यहाँ से। देखो जैसे GH इज इक्वल टू G टाइम्स, मैं R स्क्वायर नीचे से कॉमन लूँगा, देखना क्या होगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ मैं अगर R स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो देखो क्या आएगा, R देखो R स्क्वायर कॉमन निकालना मतलब इसमें से R कॉमन निकालना, बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ R कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा H बाई R। ये समझा सबको? ये किसको किसको नहीं समझा, चलो बताओ कमेंट्स में। ये समझा? देखो क्या किया, R कॉमन लिया है ना, यहाँ से R कॉमन लिया तो बाहर आके स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर में से बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये R स्क्वायर बाहर आ गया, ये देखो R कॉमन लिया तो इधर 1 हो गया। कॉमन लेना मतलब क्या, डिवाइड करना ना, R अपॉन R 1 हो गया और H अपॉन R आ गया। ठीक है, ये R स्क्वायर कट जाएगा, है ना, R स्क्वायर कट जाएगा। तो हमको GH का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, देखो GH इज इक्वल टू G टाइम्स R स्क्वायर कट गया, ये 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर को मैं ऊपर ला रहा हूँ, तो हमको मिलेगा 1 प्लस H बाई R रेज टू -2। ठीक है, समझा इतना? ओके, देखो होल स्क्वायर करने आता है हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, बट रेज टू -2 कैसे करेंगे? रेज टू -2 के लिए हम लोग के पास एक मैथमेटिकल एक्सपांशन होता है कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपांशन। तो बाइनोमियल एक्सपांशन तुमको इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं, मैं बस तुमको बता देता हूँ कि इसका एक्सपांशन आएगा क्या, वो कैसे आता है, ये सब क्या होता है बाइनोमियल एक्सपांशन वगैरह। जब आगे तुम सीरीज़ वाला मैथ्स पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा, अभी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। सो देयरफॉर GH इज इक्वल टू G टाइम्स 1 माइनस 2H बाई R प्लस 3H स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 4H क्यूब बाई R क्यूब, एंड ये चलता ही रहेगा। दिस इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़। ये एक्सपांशन ऐसे आएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, या ये जो आया है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए एक कंडीशन डालेंगे हम लोग, दैट इज़ इफ़ H इज़ मच लेस दैन R। ये कंडीशन अपना रहेगा, इफ़ H इज़ मच लेस दैन R। जैसे R जो है, R को बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग ने लेक्चर में देखा है, R का वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, या इसको अगर और सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो 6400 किलोमीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है, जैसे 100 मीटर के हाइट पे गए, 200 मीटर के हाइट पे गए, तुम सोचो 100 मीटर का हाइट 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में क्या है, कुछ नहीं है ना। इनफैक्ट तुम 1 किलोमीटर भी ले लो तो 1 किलोमीटर भी 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है ना।
सो व्हेन h इज मच मच लेस देन r, तो ध्यान से देखो h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, h क्यूब अपॉन r क्यूब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो सारे हायर ऑर्डर टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और उस टाइम हमको क्या मिलेगा, gh का एक्सप्रेशन, gh का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा g टाइम्स 1 माइनस 2h बाई r। और ये एक्सप्रेशन हमको याद रखना है, और ध्यान रखना ये एक्सप्रेशन तभी ट्रू है व्हेन h इज मच मच लेस देन r। मतलब जब तुमको 100 मीटर के हाइट पे पूछा है वेरिएशन कितना आएगा, या 200 मीटर के हाइट पे, या 1 किलोमीटर के हाइट पे, 2 किलोमीटर के हाइट पे, ऐसे पूछा है क्वेश्चंस, तो 1-2 किलोमीटर का हाइट है तो तुम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करके या ये फॉर्मूला यूज़ करके h सब्स्टिट्यूट कर दो और तुमको आंसर आ जाएगा। बट हाँ, अगर वेरिएशन सिग्निफिकेंट है, अगर वेरिएशन हो गया 1000 किलोमीटर का, 2000 किलोमीटर का, जैसे सैटेलाइट्स होते हैं, अपना जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो 3600 किलोमीटर ऊपर होता है, 3600 किलोमीटर ऊपर होता है, तो उसमें हमको h ऐसा ये एक्सप्रेशन में डाल के नहीं आ सकता है gh का वैल्यू, तो उसमें हमको यही वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, h की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर जब h बहुत छोटा है तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करके आ जाएगा। तो 3 और 4 जो हैं दोनों वेरिएशन के लिए ही हैं, बस याद रखो 4 जो है वो बहुत छोटे वेरिएशन के लिए, छोटे वेरिएशन मतलब छोटे हाइट के लिए, हाइट जब बहुत छोटा है सरफेस से तब हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन, और ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब ऐसा मत परेशान हो कि हाइट छोटा है सर तो ये वाला एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा, नहीं, ये हमेशा काम करेगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा काम करेगा, चाहे हाइट 1 किलोमीटर डालो, चाहे 2 किलोमीटर डालो, चाहे 100 मीटर डालो, हमेशा तुमको जी का वैल्यू करेक्ट आएगा। बट 1-2 किलोमीटर के लिए ये एक्सप्रेशन भी ठीक ही है। स्क्वायर करना, ये स्क्वायर करना, फिर डिवाइड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में आ रही बात? तो इसलिए सिंपलिस्टिक अप्रोच ये होता है व्हेन द हाइट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये वेरिएशन ड्यू टू हाइट है, इसको नोट डाउन करो। फिर हम लोग वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ करते हैं। अभी हम लोग सरफेस से ऊपर गए ना, तो अब हम लोग सरफेस से नीचे जाएंगे। ध्यान रखना सरफेस से ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये याद रख लेते हैं। देयरफॉर एक्सेलरेशन, ये लिख लो, ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस above the surface of earth, डिक्रीज होता है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाने पे। बस इतना चीज़ तुमको पता होना चाहिए। कैसे डिक्रीज हो रहा है ये 2 एक्सप्रेशंस बता रहे हैं हमको। ये तो ठीक है, ये छोड़ दो, ये बहुत छोटे हाइट के लिए है, बट जनरल एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो ये पॉज करके, फिर हम लोग डेप्थ वाला वेरिएशन कर लेते हैं। आई होप समझ में आया सबको, ये सिंपल था। चलो नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिया था, ओके। रफ़ करने वाला पार्ट मैंने कट कर दिया। क्या करोगे मेरे को रफ़ करता हुआ देख के, है ना? और भी चीज़ें हैं देखने के लिए। सेकेंड वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। हम लोग डेप्थ के वजह से वेरिएशन देखते हैं। कैसे डेप्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। देखो सपोज़ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इनिशियली हम लोग सरफेस पे हैं, ये रहा सरफेस ऑफ द अर्थ या ये रहा अपना अर्थ, और इनिशियली हम लोग सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होंगे? अगर सरफेस पे होंगे तो बताओ r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ हैं हम लोग, ये रहा मास m बोलो या कुछ भी, ठीक है। चलो ये रहे हम, ये पॉइंट पे हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ डेप्थ नीचे आ जाते हैं, सपोज़ हम लोग d डेप्थ नीचे आ जाते हैं, तो अब हम लोग ये ऐसे होंगे ना, सपोज़ हम d डेप्थ नीचे आ गए, ये रहा d डेप्थ, तो हम लोग d डेप्थ नीचे आ गए, तो अब हम लोग कितने डिस्टेंस पे हो जाएंगे बताओ? r माइनस d, समझा ये सबको? बोलो। हम लोग d डेप्थ नीचे आ गए ना, यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, तो अब हम लोग कहाँ आ गए? अब हम लोग आ गए हैं r माइनस d डिस्टेंस पे। समझ में आई ये बात? हम लोग कितने डेप्थ पे आ गए हैं? हम लोग d डेप्थ पे आ गए हैं। देखो ये डेप्थ है, हम लोग d डेप्थ पे आ गए हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना हो गया? r माइनस डी। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। चलो हम फिर से वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे लिखेंगे और डेप्थ d पे लिखेंगे। सरफेस पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमको मालूम है, ये होता है gm अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। ज़्यादा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं?
मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे कमेंट्स में बता दो अगर बहुत छोटा लगता है नोटेशन तो मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ। स्मॉल g इज़ इक्वल टू GM/r²। ये हमको सरफेस के लिए पता है, ठीक है। देखो सरफेस और इस डेप्थ में क्या डिफरेंस होगा इस बार। हाइट के केस में सिर्फ हाइट चेंज हो रहा था, है ना, मास ऑफ अर्थ से कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, या मास ऑफ अर्थ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, जब तुम नीचे आ जाओगे डेप्थ d नीचे, तो इस बार जो तुमको मास अट्रैक्ट करेगा, जितना मास तुमको अट्रैक्ट करेगा वो इतना ही तो अर्थ का मास होगा ना। ओरिजिनली पूरा का पूरा मास तुमको अट्रैक्ट कर रहा था। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं। ओरिजिनली तुमको पूरा का पूरा अर्थ अट्रैक्ट कर रहा था जब तुम सरफेस पे थे। जब तुम नीचे आ गए हो डी डेप्थ तो पूरा मास थोड़ी अट्रैक्ट कर रहा है, या ओरिजिनली पूरा वॉल्यूम अर्थ का तुम्हारे लिए इन्वॉल्व था, ये पूरा वॉल्यूम। अब V' इन्वॉल्व है। V' मतलब दूसरा कोई वॉल्यूम है। वॉल्यूम चेंज हो गया ना, रेडियस चेंज हो गया। अब तुम ऐसे समझो कि अर्थ से थोड़ा नीचे चले गए तो प्लैनेट का साइज छोटा हो गया। समझ में आई ये बात। देखो ना, पहले पूरा इतना प्लैनेट था, अब हम लोग नीचे आ गए हैं डेप्थ डी पे, तो अभी इतना प्लैनेट आ गया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू में मास का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हमको मास के टर्म्स में एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मास अलग अलग होगा ना। तो मास के टर्म्स में सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको मालूम है मास कैसे लिख सकते हैं। इफ अर्थ हैज़ यूनिफॉर्म डेंसिटी, अगर अर्थ का डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो हम लोग अर्थ के मास को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ या ना बोलो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं ना। हमको डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। और अगर डेंसिटी सब जगह सेम है तो ये चीज़ और हम लोग सब्स्टिट्यूशन में भी कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है अर्थ का, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। ये मास का वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। देयरफॉर स्मॉल g इज इक्वल टू G/r² इंटू m की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये पूरा। सो 4/3 πr³ इंटू रो। क्या कैंसिल होगा देखो, ये r² से ये r³ कट गया, ठीक है। r² से r³ कट गया और तो कुछ नहीं कटा है। सो देयरफॉर हमको स्मॉल g की वैल्यू मिलती है। ये सब अभी सरफेस के लिए चल रहा है, हाँ ध्यान रखना। स्मॉल g की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, 4/3 G/r⁻। समझा, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, G/r⁻। सिमिलरली जब हम लोग डेप्थ डी पे आ गए हैं, बिलो डेप्थ या एट अ डेप्थ बिलो सरफेस, एट अ डेप्थ डी बिलो, ठीक है। डेप्थ डी पे जब हम लोग जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, GD इज इक्वल टू GM'। ध्यान रखो इस बार मास चेंज हो गया है और रेडियस भी चेंज होके r-d हो गया है, तो r-d का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेम चीज़ हम लोग इस पार्ट के लिए करेंगे तो m' का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंस m' विल बी रिटन एज वॉल्यूम डैश इंटू डेंसिटी। देखो वॉल्यूम क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अब रेडियस छोटा हो गया है ना, तो वॉल्यूम छोटा हो गया है, तो रेडियस वॉल्यूम के लिए हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 4/3 πr-d का क्यूब इंटू डेंसिटी। समझा, ये चीज़ उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो GD की वैल्यू आएगी G/r-d होल स्क्वायर इंटू 4/3 πr-d क्यूब इंटू रो। फिर से ये r-d² r-d का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फिर से हमको देखो GD का वैल्यू क्या मिल रहा है, GD इज़ 4/3 G/r-d इंटू रो। समझ की बात, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब बस क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड करना है और हमको GD का वैल्यू G के टर्म्स में मिल जाएगा। सो डिवाइडिंग 2/1 क्या आ जाएगा, GD/G इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 4/3 G/r-d रो अपॉन ये है 4/3 G/r रो। सब तो कैंसिल ही हो रहा है, 4/3 G/, 4/3 G/, रो कैंसिल। सो देयरफॉर GD/G
इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर। आर कॉमन या आर से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, सो देयरफॉर जी डी का वैल्यू देखो क्या मिल रहा है, जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। समझ में आया? ये एक्सप्रेशन हमको निकालना था, जी डी का वैल्यू। अब ध्यान से देखो, जी डी का वैल्यू क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे डी बढ़ेगा तो ये न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है ना, न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है यानी ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू बढ़ता जाएगा तो 1 में से बड़ा बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, तो 1 माइनस समथिंग विल बी लेस दैन 1, तो जी डी विल बी लेस दैन जी। सो एज डी इंक्रीजेस जी डी डिक्रीजेस। बस ये फ़र्क है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ आया है वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है डेप्थ के साथ, हाइट वाला इन्वर्स स्क्वायरली डिक्रीज हो रहा था, ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो ये फ़र्क है, याद रखना ये बात। फिर अब हम लोग दोनों का एक समरी बना के एक ग्राफ बनाएंगे। दोनों वेरिएशन समझ में आया ना, नीचे जा रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सिंपल था वेरिएशन। अब इसका हम लोग समरी के लिए ग्राफ एक बनाएंगे, ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, आई होप सबको। ओके चलो, तो हम लोग को देखो क्या क्या एक्सप्रेशन मिला है, परेशान मत हो जाओ, मैं मिटाने वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ। देखो हमको क्या क्या एक्सप्रेशन मिला है, हमको एट हाइट या अबव सरफेस के लिए क्या एक्सप्रेशन मिला है, अबव सरफेस के लिए हमको मिला है जी एच इज़ इक्वल्स टू जी टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। किसी को इडली खाना है क्या? वो बेच रहा है, ठीक है। हमको बिलो सरफेस क्या मिला है, बिलो सरफेस हमको मिला है जी डी इज़ इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशंस हमको मिले हैं, हमको जी का वैल्यू प्लॉट करना है, तो ग्राफ ऑफ जी ऑफ स्मॉल जी वर्सेस आर। आर क्या है, आर है सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। जब तुम सरफेस पे रहोगे तो सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल। जब तुम ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और नीचे जाओगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो देखो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ग्राफ कैसा दिखेगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इस ग्राफ से होते हैं, तो इसलिए ये ग्राफ तुमको पता होना चाहिए। देख लेते हैं, ये आया जी वैल्यू और ये आया डिस्टेंस आर सेंटर से। सपोज यहाँ सेंटर है, तो देखो जैसे जैसे तुम सेंटर से ऊपर जाओगे, सुनो ध्यान से, सब सरफेस से नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा है ना, तो ऊपर जाओगे सरफेस की तरफ तो बढ़ेगा ना, और लीनियरली बढ़ेगा। ध्यान से देख लो। अच्छा ये एक्सप्रेशन देखो, व्हेन d इज इक्वल टू आर, तो जी डी का वैल्यू कितना होगा बताओ, d आर के इक्वल हो जाए तो r बाय आर कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1 0, यानी जी डी 0 हो जाएगा। ये जी डी इक्वल टू आर कब होगा, d इक्वल टू आर होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे, एट सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब जब तुम सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचोगे तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। कैन यू सी, ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और ये वाले फॉर्मूले को देखो, अगर हम लोग h का वैल्यू इनफाइनाइट करें, व्हेन h इज इनफाइनाइट, तब जाके GH 0 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग विल बी इन्फिनिटी और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0। तो GH का वैल्यू इन्फिनिटी पे जाके 0 हो रहा है, वेयर GD का वैल्यू सेंटर पे जाके 0 हो जा रहा है। तो ये सेंटर पे 0 होगा G का वैल्यू, और जैसे जैसे सरफेस पे जाएंगे ये वैल्यू बढ़ेगा और लीनियरली बढ़ेगा, और फिर जैसे ही सरफेस पे पहुंच जाओगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये सरफेस हो गया ना, ये तुम्हारा आया सरफेस, तो यहाँ है कैपिटल R, यहाँ वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। अब इसके बाद से वैल्यू डिक्रीज होगी, और वैल्यू कैसे डिक्रीज होगी, वैल्यू इनवर्स स्क्वायरली डिक्रीज होगी लाइक दिस, और ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। समझ में आई ये बात, ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे जी का वैल्यू 0 होगा ना, समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी पे जी का वैल्यू 0 होगा, इसलिए ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, समझ गया, आई होप ये समझ में आया सबको।
ग्राफ समझाना, इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है तो समझ के ले लो एक एक चीज़ अच्छे से, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g टाइम्स आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर, ऐसे वेरी कर रहा है। और यहाँ कैसे वेरी कर रहा है, जी डी इज इक्वल्स टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। और ये जो g का वैल्यू है ये सरफेस पे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रखना। तो कभी एमसीक्यू में पूछ दे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो सरफेस पे मैक्सिमम होता है। अभी तो हमने देखा ना वेरिएशंस में, सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो भी कम हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो भी कम हो रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ पे, सरफेस पे मैक्सिमम है। अब हमको जो तीसरा वेरिएशन देखना है ना, उसमें हमको समझना है कि सरफेस पे भी ग्रेविटी कैसे चेंज होता है, सरफेस पे भी ग्रेविटी कैसे चेंज होता है। देखो हम लोग बोल रहे हैं सरफेस के लिए ग्रेविटी का वैल्यू gm/r² है, बट वो भी चेंज होता है, ठीक है। हम लोग अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे। अब सरफेस एक ही जगह थोड़ी है, क्या मुंबई में ही सरफेस है क्या, या क्या महाराष्ट्र में ही सरफेस है, नहीं, बाहर भी सरफेसेस है ना, अर्थ के सरफेस, पूरे अर्थ पे अर्थ का सरफेस है। तो अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग वेरिएशन इन एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू दिखाई पड़ेगा, तो उसको हम लोग लैटिट्यूडनल वेरिएशन बोलेंगे। बट लेक्चर ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर का हो गया है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मतलब इसके बाद मैं तुरंत शूट करूँगा, बट तुम्हारे लिए वो एक नया वीडियो होगा, ठीक है। तो हम लोग वेरिएशन बाकी का जो है वो उस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों वेरिएशन अच्छे से समझ में आया है। धीरे धीरे पचाओ, आराम आराम से, एकदम सिंपल है, बट हाँ ज़्यादा हो जाता है, समझ में आता है मुझे भी। तो आई होप सब समझ में आया होगा ये दोनों वेरिएशन। अभी के लिए बस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड। तो कुछ डाउट रहेगा ये टॉपिक से जो भी हमने आज ये लेक्चर में किया है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, अच्छे से समझ में आया तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।